आज की इस चर्चा में हम भारत के एक ऐसे राज्य की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे अक्सर पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं नागालैंड की, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक शानदार हकीकत है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां खाना एक देश में पकता है और नींद दूसरे देश में पूरी होती है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए इस भौगोलिक अजूबे के सफर पर चलते हैं और इसके दिलचस्प रहस्यों को समझते हैं। अब जरा इस हैरान कर देने वाली सच्चाई पर गौर कीजिए। हम बात कर रहे हैं लोंगवा गांव की। यहाँ के जो ग्राम प्रधान है ना, उनका घर बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीचों बीच बना हुआ है। मतलब घर की एक तरफ म्यांमार में किचन है तो दूसरी तरफ भारत में बेडरूम है ना। कमाल की बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ये बॉर्डर पार करने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होती। दोनों देशों के बीच इनकी ये बेरोक-टोक आवाजाही सच में इस जगह को पूरी दुनिया में एक अद्भुत उदाहरण बनाती है। खैर, ये तो सिर्फ भूगोल की बात हुई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस क्षेत्र की एक बेहद जटिल ऐतिहासिक पहचान और राज्य का दर्जा पाने के लंबे संघर्ष को समझते हैं। 17 ये नंबर नागालैंड की पूरी कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दरअसल भारत का ये उत्तर पूर्वी कोना 17 प्रमुख और बिल्कुल अलग-अलग जनजातियों का घर है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि मूल रूप से इनका अपना कोई लिखित इतिहास नहीं था। यहीं से शुरू होती है अपनी एक विशिष्ट पहचान खोजने और उसे बचाए रखने की इनकी लंबी जद्दोजहद। यहाँ की हर एक जनजाति की अपनी बिल्कुल अलग संस्कृति, भाषा और मान्यताएं हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये संघर्ष एकदम साफ दिखाई देता है। देखिए, 1816 में हुए बर्मीज हमले से लेकर 1826 के ब्रिटिश शासन तक इस क्षेत्र ने कई अलग अलग दौर देखे। अपनी एक स्वतंत्र पहचान की मांग यहाँ हमेशा से काफी मजबूत रही है, जिसे 1929 में साइमन कमीशन के सामने भी प्रमुखता से रखा गया था। आज़ादी के बाद 1951 में यहाँ एक जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम भी करवाया गया, जिसमें एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की गई थी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अंततः कई दौर की वार्ताओं और भू राजनीतिक बदलावों के बाद 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड आधिकारिक तौर पर भारत का 16वां राज्य बन गया। तो ये था उनका राजनीतिक सफर। अब चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ की कुछ बेहद अनोखी विवाह परंपराएं, जो बिजनेस टूर से लेकर ब्राइड प्राइस तक फैली हुई हैं। उदाहरण के लिए मुंगसेन जनजाति की इस परंपरा को ही ले लीजिए। यहाँ शादी को पक्का करने के लिए जोड़े को एक अनिवार्य व्यावसायिक यात्रा यानी बिजनेस टूर पर जाना होता है। उन्हें एक साथ मिलकर व्यापारिक अभियान शुरू करना होता है। अगर वो इसमें मुनाफा कमाते हैं तो ये साबित हो जाता है कि वो दोनों आर्थिक रूप से एक बेहतरीन टीम है और उनकी शादी को मान्यता मिल जाती है। लेकिन अगर व्यापार में नुकसान हुआ तो रिश्ता वहीं अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जीवन साथी चुनने का ये कितना प्रैक्टिकल और अनूठा तरीका है। विवाह के कुछ और भी दिलचस्प परंपराएं हैं। कुछ समुदायों में दूल्हे को दुल्हन के लिए एक तय कीमत चुकानी पड़ती है, और इसका एक बहुत ही सकारात्मक असर ये होता है कि इन समुदायों में बेटियों को बहुत ही मूल्यवान माना जाता है और उनकी बेहद अच्छी देखभाल की जाती है। इसके साथ ही सेमा, लोथा और चांग जैसी कुछ जनजातियों में एक से अधिक विवाह यानी बहुविवाह की अनुमति भी है, जो उनके पारंपरिक सामाजिक ढांचे का ही एक स्वीकृत हिस्सा है। अब इस क्षेत्र के इतिहास के एक थोड़े अलग, रहस्यमयी और गहरे पहलू की तरफ चलते हैं। हेड हंटर्स की गूंज, खोपड़ियां, आत्माएं और अस्तित्व। इस स्लाइड के बारे में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये कि ऐतिहासिक रूप से कोन्याक जनजाति के हेड हंटर्स ऐसे खूंखार योद्धा माने जाते थे जो युद्ध में अपने दुश्मनों का सिर धड़ से अलग कर देते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इन सिरों को गांव में वीरता, शक्ति और जीत के प्रतीक के तौर पर प्रदर्शित भी करते थे। ये प्रथा 1960 के दशक तक चलन में थी। हालांकि आज ये पूरी तरह से बंद हो चुकी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज भी कई परिवारों के घरों में उन दिनों की याद दिलाने वाली पीतल की खोपड़ियां एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सहेज कर रखी गई हैं। इसके अलावा कुछ अन्य गहरी पारंपरिक मान्यताएं भी इस क्षेत्र को बाकी दुनिया से एकदम अलग बनाते हैं। जैसे कि कुछ जनजातियों का ये मानना है कि अपने दिवंगत पूर्वजों की कब्र के पास रात बिताने से उनका आशीर्वाद मिलता है। खानपान की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से यहाँ कुत्ते के मांस को एक पारंपरिक व्यंजन माना जाता था। ऐसा विश्वास था कि ये शरीर को गर्मी और बेहतर स्वास्थ्य देता था।
हालांकि आधुनिक समय में ये प्रथा काफी विवादों में रही है और अब कई हिस्सों में इस पर आधिकारिक प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। ये सभी प्रथाएं उनके गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वासों की झलक दिखाती हैं। चलिए अब इस रहस्यमयी माहौल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और रुख करते हैं नागालैंड के धड़कते हुए दिल की ओर, यानी कोहिमा, कला और पर्यटन। और इस जीवंतता का सबसे बड़ा और शानदार उदाहरण अगर कोई है तो वो है द हॉर्नबिल फेस्टिवल। कला और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाने वाला ये एक बेहद विशाल और रंगारंग उत्सव है। 1 से 10 दिसंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल की सबसे खास बात यह है कि ये नागालैंड की सभी 17 अलग-अलग जनजातियों को एक ही मंच पर एकजुट करता है। ये विविधता में एकता का एक ऐसा संगम है जहां पारंपरिक संगीत, नृत्य और वेशभूषा की जो छटा देखने को मिलती है वो सच में बेमिसाल है। यहाँ के राजधानी शहर के नामकरण की कहानी भी अपने आप में काफी दिलचस्प है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसका मूल नाम के वीरा था, जो दरअसल इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सुंदर स्थानीय फूलों के नाम पर रखा गया था। बाद में ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों ने इसे बदलकर कोहिमा कर दिया। समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर सिर्फ अपने इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपने मनमोहक लोकगीतों और बेहतरीन ट्रैकिंग के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके साथ ही यहाँ की बेहतरीन शिल्पकला भी विश्व प्रसिद्ध है। भले ही यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय सिंचाई और खेती है, लेकिन पीतल और टिन से बनी इनकी मूर्तियां बिल्कुल बेजोड़ होती हैं। इसके अलावा मोतियों और धातुओं से बने जटिल आभूषण, बाजूबंद और चूड़ियां भी बहुत लोकप्रिय हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन बेहतरीन कलाकृतियों को गढ़ने में जनजातीय महिलाओं की भूमिका सबसे बड़ी है। वो इस काम में इतनी निपुण हैं कि उनकी ये कला नागालैंड की संस्कृति को एक स्थायी और खूबसूरत पहचान देती है। तो इस पूरे दिलचस्प सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। दुनिया के ऐसे सबसे छोटे क्षेत्रों के भीतर और कितने प्राचीन रहस्य और कितनी विविध संस्कृतियां बस यूं ही हमारी नज़रों के सामने छिपी हुई हैं। नागालैंड सिर्फ नक्शे पर बना एक भौगोलिक राज्य नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि जो जगहें अक्सर छोटी या अनदेखी रह जाती हैं, उनके पास सुनाने के लिए सबसे बड़ी और अनोखी कहानियां होती हैं। तो अगली बार जब विश्व मानचित्र को देखा जाए तो उन अनदेखे कोनों पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही।